तो अब हम लोगों ने कहां पर पहुंच गए? ट्रायल प्रोसेस पर पहुंच गए, मिड की प्रक्रिया पर आ गए। ट्रायल प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या होगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आप पढ़ रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहां से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा तब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं है। ओके, तो चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम किस सेक्शन में होता है? सेक्शन 211 में। प्रीलिम्स की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, चार्ज फ्रेम करने से रिलेटेड क्वेश्चन जो सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 211। लेकिन मेंस की दृष्टि से ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। मेंस की दृष्टि से कुछ चार्ज आपका सेक्शन 211 में ही नहीं होता, बल्कि सेक्शन 211 के साथ 212, 213, ठीक है ना। ये 3 सेक्शंस एटलीस्ट इसमें तैयार किए जाते हैं। इन 3 सेक्शंस के साथ ही आप चार्ज फ्रेम कर पाते हैं। ये सेक्शंस आपको बताएंगे कि चार्ज में क्या होना चाहिए। वास्तव में सेक्शन 211 जो है वो कंटेंट्स ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है ना। सेक्शन 211 क्या है? कंटेंट्स ऑफ चार्ज। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेक्शन इज रिलेटेड विद द कंटेंट्स ऑफ चार्ज। आपको 211 भी लिखा होगा, 212 भी लिखा होगा, 213 भी लिखा होगा, 214 भी लिखा होगा। आप कंफ्यूज हो गए, आप कहोगे कि मुझे तो सर ने तीनों सेक्शन बताए हैं, ऑल ऑफ द एबव क्यों नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब ऑल ऑफ द एबव आपको मिल नहीं रहा है, आप कह रहे हो सारा ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, क्वेश्चन ठीक नहीं है, ठीक है ना। आपका आंसर क्या है कंटेंट ऑफ चार्ज का? सेक्शन 211, ठीक है ना। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। तो 211 में कंटेंट्स ऑफ चार्ज हैं, उसको हम लोग जब कंटेंट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अब ये चार्ज फ्रेम हो गया, न्यायालय ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, न्यायालय ने अभियोग लगा दिया कि आप पर ये न्यायालय के अभियोग लगाने के बाद वो क्वेश्चन ऑफ प्लीड गिल्टी पूछता है। किससे पूछेगा? अभियुक्त से। अभियुक्त से कहेगा कि आप पर जो ये अभियोग लगाया गया है कि आप इसको स्वीकार करते हो या विचारण का दावा करते हो, ठीक है ना। अभियुक्त क्या बोलेगा? मैं इसको डिनाई करता हूं, ठीक है ना। आप लोग जब जजमेंट लिखते हो बहुत मटेरियल पॉइंट है कि हमने प्लीड और प्लीड गिल्टी का क्वेश्चन पूछा जिसमें अभियुक्त ने विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये समस्त आरोप मेरे ऊपर झूठे लगाए गए हैं और मैं विचारण का दावा करता हूँ, ठीक है ना, मैं निर्दोष हूँ, मैं विचारण का दावा करता हूँ। तो ये आप जब जजमेंट लिखते हो, जजमेंट की भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं जो आप यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। अलग से उनको बताया जरूर जाता है आपको, लेकिन यहाँ पर ये आप लगातार सीख रहे हैं। तो ये जजमेंट का भी एक पॉइंट है, बिना इस पॉइंट के जजमेंट आगे नहीं बढ़ता, ये टेक्निकल पॉइंट है जजमेंट का, ठीक है ना। नाउ इसके बाद आपने कन्विक्शन ऑफ प्लीड गिल्टी का क्वेश्चन पूछ लिया। इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे एट डिस्क्रिशन कन्विक्ट्स द एक्यूज्ड। अगर अभियुक्त उसको स्वीकार करता है, अभिभाग करता है अपराध का, तो न्यायालय उस अभिभाग को लिख सकता है और लिखने के बाद अपने डिस्क्रिशन पर अभियुक्त को दंडित कर सकता है, यानी कन्विक्ट कर सकता है, दंडित नहीं कन्विक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त अगर अपराध अपना स्वीकार कर ले, उसके बाद भी न्यायालय के पास ये विवेक रहता है कि आगे ट्रायल कंटिन्यू कर सकता है, ट्रायल को बंद न करने का अवसर न्यायालय के हाथ में रहता है। न्यायालय चाहे तो ट्रायल बंद करे और चाहे तो आगे ट्रायल कंटिन्यू करे, ठीक है ना। और अगर ट्रायल बंद करता है तो अभियुक्त के प्लीड गिल्टी के आधार पर अभियुक्त को क्या कर देगा? कन्विक्शन कर देगा। अब देखिएगा आपका ने चार्ज फ्रेम कर लिया है, तो अब क्या हो रहा है? कन्विक्शन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्लीड गिल्टी, राइट। नाउ इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर एक्यूज्ड कहता है, दो बातें आती थी, या तो कहेगा मैंने अपराध किया है या कहेगा मैंने अपराध नहीं किया है। अगर अभियुक्त कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है तो केस इज पोस्टेड फॉर ट्रायल टू बिगिन, यानी कि केस को ट्रायल पर लगा दिया जाता है, ट्रायल के लिए पोस्ट कर दिया जाता है, टू बिगिन द ट्रायल ऑफ द केस एंड फर्दर प्रोसीडिंग, ठीक है ना। इसका मतलब जब वो प्लीड गिल्टी से इनकार कर देता है, जब वो कहता है कि हम प्लीड गिल्टी नहीं करेंगे, तो न्यायालय क्या करता है? ट्रायल को पर प्रारंभ कर देता है। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो
व्यक्ति जो आपके साथ इंटरव्यू ले रहा हो या आपसे बात कर रहा हो, उसमें और आप में थोड़ा सा मतैक्य हो जाए। हो सकता है वो बोले कि ट्रायल चार्ज फ्रेम करने से प्रारंभ नहीं होता, बल्कि ट्रायल इस पॉइंट से प्रारंभ होता है, जब ट्रायल के लिए मामला पोस्ट किया जाता है, उस समय होता है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप अपना तर्क देकर आगे बढ़ सकते हैं और उसके विज्ञान को सम्मान दे सकते हैं, उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ें। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल प्रारंभ होता है, ट्रायल का प्रारंभ होता है। यहां पर आपको ट्रायल कैसे कैसे चलेगा उसकी प्रक्रिया, यानी कौन कौन से ट्रायल होते हैं उनके नाम लिखे गए हैं। ट्रायल कौन सा होता है, सेशन न्यायालय के द्वारा चल रहा होता है तो सेशन ट्रायल होता है। ठीक है ना, इसके अलावा ये जितने भी ट्रायल लिखे गए हैं ये सभी कौन से ट्रायल हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल हैं। ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है और ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया गया ट्रायल है। तो दो ट्रायल हो गए। अब ये जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है वारंट पर और सम्मन पर, ठीक है ना, ये वारंट वाले जो ट्रायल हैं वो ऑन पुलिस रिपोर्ट हो सकते हैं और अदर देन पुलिस रिपोर्ट हो सकते हैं, अदर देन पुलिस रिपोर्ट हो सकते हैं। अदर देन पुलिस रिपोर्ट का मतलब है ऑन कंप्लेंट हो सकते हैं और ऑन इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। संज्ञान लिया था ना, संज्ञान कंप्लेंट पर लिया था, इंफॉर्मेशन पर लिया था और पुलिस रिपोर्ट पर लिया था, कॉग्निजेंस। तो ये ट्रायल जो वारंट ट्रायल है मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाने वाला वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट हो सकता है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट हो सकता है। इन दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं वर्णित की गई हैं सीआरपीसी में। जब अंदर पहुंचेंगे तो इन प्रक्रियाओं का वर्णन करेंगे। इसके बाद समन ट्रायल आएगा। समन ट्रायल भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा और फिर समरी ट्रायल आएगा, दैट इज ऑल्सो बाय द मजिस्ट्रेट। सेशन ट्रायल आपका बता दे रहा हूं आपको, सेक्शन 225 से 236 प्लस 37 तक चलता है। ऑन पुलिस रिपोर्ट जो ट्रायल होगा वो सेक्शन 238 से 243 प्लस 248 तक चलेगा। अदर देन पुलिस रिपोर्ट जो ट्रायल है वो सेक्शन 244 से 247 प्लस 248 ये ट्रायल होगा। ठीक है ना, इसके बाद समन ट्रायल जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, इसका प्रारंभ होगा और ये सेक्शन 251 से, हाँ जी 49 से 251 से 255 पर खत्म हो जाएगा और फिर एडिशनल प्रोविजन जो आपके 259 तक आप बता रहे हैं, 256 टू 259 कुछ स्पेशल प्रोसेस आपको यहां पर मिलेंगे और समरी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी समरी ट्रायल जो आपका है वो 260 से 265 चलेगा। ठीक है ना, 260 से 265 होगा, राइट। जितनी बातें याद रख पाए उतनी रखिए, बार बार सुनोगे, सीआरपीसी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा बर्डन मस्तिष्क पर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये फेल्योर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, स्लोली थोड़ा थोड़ा बर्डन डालिए और ये भी 3 महीने की यात्रा में कंप्लीटली इसमें इसका मस्तिष्क का विस्तार हो जाएगा और जो सीआरपीसी बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट से निकलकर आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगी। थोड़ा थोड़ा बर्डन डालते रहिए बस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए।
आइए अब इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल है। ये ट्रायल के प्रकार बताए गए थे कि ट्रायल प्रारंभ हो गया है। अब जब ट्रायल प्रारंभ होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेंगे, फिर 313 का बयान करवाएंगे, फिर डिफेंस का एविडेंस लेंगे। 313 के बयान से डिफेंस एविडेंस होता है। तो आइए अब हम आ रहे हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर द चार्ज आर फ्रेम्ड एंड द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी देन द कोर्ट रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस एविडेंस to prove the guilt of the accused. The prosecution is required to support their evidence with statement from its witnesses. This process is called examination in chief. ठीक है ना। अभी आप लोग इस शब्द से अपरिचित नहीं है कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, राइट। प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉल करने के लिए न्यायालय बोलेगा कि अपने प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉल करिए, जो उसने लिस्ट दी होगी। किसने? प्रोसिक्यूशन ने। PW1, PW2, PW3, PW4, PW5 ये लिस्ट दी होगी। PW1 में क्यों कह रहा हूं? प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, प्रोसिक्यूशन विटनेस 5, जितने भी हों उनके नाम हो गई है, राइट। इसी तरीके से डिफेंस के विटनेस आएंगे तो डिफेंस विटनेस 1, डिफेंस विटनेस 2, डिफेंस विटनेस 3, DW1, DW2, DW3, DW4, ठीक है ना, ये आएंगे। इसके साथ साथ में एग्जिबिट्स आएंगे, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएंगे वो एग्जिबिट के रूप में आएंगे, उनका भी क्रमांक प्रोसिक्यूशन डालेगा। प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट 1, प्रोसिक्यूशन E2, प्रोसिक्यूशन EX3, EX4, EX5, इसी तरीके से DEX1, DEX2, DEX3, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोसिक्यूशन क्या प्रोड्यूस करेगा? W1, PW2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट 1, प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट 2 एंड सो ऑन, ओके। जो विटनेस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जामिनेशन इन चीफ, ओके। This magistrate does, अब यहाँ पर the magistrate has the power to issue summon to any person as a witness or order him to produce any document. चूंकि इसने न्यायालय में ये कहा है कि मैं इन लोगों को कॉल करना चाहता हूँ, तो जो न्यायालय होगा, मजिस्ट्रेट और कोर्ट, वो क्या करेगा? प्रोसेस इशू करेगा। किसको? विटनेस को। किस लिए? न्यायालय में प्रोड्यूस हो जाइए और एविडेंस प्रोड्यूस करो, ठीक है ना। तो इस स्तर पर आकर ट्रायल के स्टेज पर न्यायालय एविडेंस देने के लिए विटनेस को प्रोसेस इशू करता है। ये विटनेस कौन से होंगे? वो लोग होंगे जिनके बयान पुलिस ऑफिसर ने, आईओ ने 161 में दर्ज किए होंगे। जिनके बयान आईओ ने 161 में दर्ज किए हैं, जरूरी नहीं है उन सभी लोगों को आईओ या प्रोसिक्यूशन विटनेस बॉक्स में कॉल करे। मान लो 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, 10 में से प्रोसिक्यूशन 5 को विटनेस के रूप में कॉल करना चाहता है, 5 को कॉल नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो सिर्फ 5 लोगों के लिए वो एप्लीकेशन देगा कि इन लोगों को विटनेस बॉक्स में कॉल करवा लीजिए, इनका एग्जामिनेशन इन चीफ करवा लीजिए। आपके सामने जो इन्होंने बताया वो आपके सामने आकर बता दें, ठीक है ना। तो ये सब प्रक्रिया एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाती है, ठीक है ना। जब भी चीफ होगा साथ में क्रॉस री एग्जामिनेशन चलता रहेगा। इसके बाद आता है जब ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाता है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस का क्या होगा? क्लोज। एक प्रक्रिया आती है जिसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर दिया जाता है। इसका मतलब अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होना है। आप लोग एक दिन कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो गया, ठीक है ना, प्लेंटिफ एविडेंस क्लोज हो गया। आफ्टर दैट प्लेंटिफ ये कहता है कि मैं एक विटनेस को और कॉल करवाना चाहता हूं। सीआरपीसी में भी रास्ता खुला है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होने के बाद, ठीक है ना, एज अ राइट प्रोसिक्यूशन किसी भी एविडेंस को न्यायालय में हाजिर नहीं करवा सकता। एक रास्ता खुला है
वो रास्ता है न्यायालय का विवेक, और वो रास्ता आपको मिलेगा सेक्शन 311। कोर्ट विटनेस के रूप में किसी भी विटनेस को कॉल करवाया जा सकता है बाद में, ठीक है, किस रूप में? कोर्ट विटनेस के रूप में, राइट? बात ठीक है ना? तो रास्ते सभी खुले हैं, बस विचार करने की आपको जरूरत है। यहां तक बात समझ में आ रही? स्टोरी फॉर्म में सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना? पूरी सीआरपीसी की यात्रा हम लोग एक स्टोरी फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये नई डिवाइस आपके सामने है, इसलिए स्टोरी फॉर्म में ये यात्रा आपके साथ हो पा रही है, नहीं तो प्रीवियस क्लास में आई थिंक नहीं हो पाई होगी। ये हुई थी, शॉर्ट में हुई होगी, हल्की सी हुई होगी, इतना लेंथी नहीं था, ठीक है ना? अभी हम लोग थोड़ा सा लेंथी कर पा रहे हैं। शायद ये पूरी प्रक्रिया आधे लेक्चर में या एक लेक्चर में निपट गई होगी। अब की बार हम लोग देख रहे हैं 2 लेक्चर इस पर लगभग जा रहे हैं। आइए, अब क्या हुआ? स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब कंप्लीट हो गया तो प्रत्येक प्रक्रिया, ये नेचुरल जस्टिस का नियम है कि डिफेंस को अवसर दिया जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन अपनी बात कह चुका है, अगर न्यायालय को लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बात जो कही वो सफिशिएंट है और उसके आधार पर आपको दंडित किया जा सकता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन की प्रक्रिया और जो मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं मिलता है। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन की प्रक्रिया क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे पाए हैं प्रोसिक्यूशन, तो अभियुक्त को एक्विटल कर देता है, यानी कि यहां पर उन्मोचन की प्रक्रिया है। और एक्विटल के बाद अगर एक्विटल नहीं करता तो फिर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। जो ये टॉपिक आ रहा है ना, स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, इसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनेशन वैसा एग्जामिनेशन नहीं है जैसे विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना? यहां पर सिर्फ और सिर्फ उससे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। यहां पर भी अभियुक्त कहता है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, और आप जब अपना जजमेंट लिखते हैं वहां पर ये बात लिखते हैं कि उसको अवसर दिया गया, उसको एग्जामिन किया गया। अभियुक्त ने डिफेंस में सिर्फ इतना कहा कि मेरे विरुद्ध ये झूठा आरोप है, झूठे केस लगाए गए हैं, झूठा एविडेंस आया है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ निराधार है। लेकिन अभियुक्त ने अपने समर्थन में कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया, लिहाजा जो निर्णय है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर बेस्ड, राइट? तो ये जजमेंट में आता है, ये सब कुछ प्रक्रिया आपकी जजमेंट में लिखी जाती है। यहां पर इसकी सीआरपीसी में इसकी विशेष जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ इतना क्या है कि 313 का बयान होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कंप्लीट ट्रायल दूषित हो जाएगा, ठीक है ना? कंप्लीट ट्रायल दूषित हो जाएगा, चाहे ट्रायल सेशन का हो, चाहे ट्रायल मजिस्ट्रेट का हो, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर हो, चाहे परिवाद पर हो, चाहे सम्मन पर हो, कुछ भी हो, 313 जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि किसी व्यक्ति को अवसर दिए बिना उसे दंडित अगर आप कर रहे हैं तो ये नेचुरल जस्टिस का खुला वायलेशन हो रहा है, ठीक है ना? उस व्यक्ति के पक्ष को सुने बिना आपने उसे दंडित कर दिया, तो उसे पक्ष को सुनने का अवसर होता है। अब अगर उसने कहा कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, मैं डिफेंस एविडेंस देना चाहता हूं, तो फिर वो यहां पर क्या करेगा? वो कहेगा कि इन लोगों को मैं एग्जामिन कराना चाहता हूं, इन्हें न्यायालय में कॉल करवा दीजिए, ठीक है ना? तो जिसको कॉल करवाना चाहेगा वो उनके बारे में क्या बोलेगा? यहां पर DW1, DW2, DW3 इनको बुला दीजिए, इनको एग्जामिन करा दीजिए। अब ये DW1 ध्यान रखिएगा, DW1 कौन हो सकते हैं, DW2 कौन हो सकते हैं? ये हो सकता है कि 161 में जिन लोगों के बयान को रिकॉर्ड किया गया था, सेक्शन 161 में आईओ ने जिन लोगों के बयान को रिकॉर्ड किया था लेकिन प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बनाया, वो भी हो सकते हैं, ठीक है ना? या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा, न्यायालय उनको सम्मानित करेगा और उनका एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है ना? इसके बाद जब ये कार्य हो जाता है
तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल प्रेजेंट होता है और उनका अपना आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है ना। और देन आफ्टर फाइनल आर्ग्यूमेंट को सुना गया और फाइनल आर्ग्यूमेंट के आधार पर जजमेंट हो गया। और जजमेंट करने के बाद जजमेंट किसका होगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा यहाँ पर, आइदर एक्विटल और कन्विक्शन, ठीक है ना। अभियुक्त को एक्विटल होगा या उसका कन्विक्शन होगा। अगर एक्विटल हो गया तो कोई बात नहीं, घर जाइए, सब लोग हैप्पी, केस क्लोज। अगर कन्विक्शन हो गया तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट सुनवाई होगी, ठीक है ना। ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट सुनवाई होगी। तो कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड इज नॉन एज जजमेंट। एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉन एज जजमेंट। ये जजमेंट है, निर्णय हो चुका। अब क्या होना है, ऑर्डर। किस बात का, कितना दंडित किया जाए, उसका ऑर्डर होगा। आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस, वारंट केस में हियरिंग जरूरी है, सम्मन केस में हियरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड, ठीक है ना, ऑफ हियरिंग इन द केस ऑफ सम्मन केस। यानी कि सम्मन केस में दंड के प्रश्न पर सुना जाना जरूरी नहीं है, लेकिन वारंट केस में सुना जाना जरूरी है, क्योंकि वारंट केस थोड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं और सम्मन केस बहुत ही स्लाइट नेचर के होते हैं, राइट। आर्ग्यूमेंट हो गया, देन आफ्टर जजमेंट ऑफ द कोर्ट फॉर पासिंग द सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर सेंटेंस। न्यायालय यहाँ पर निर्णय दे देगा, अपना ऑर्डर कर देगा कि आपको 5 साल की सजा और इतने रुपए जुर्माना का आदेश दिया जाता है, जिसमें से जो सजा आप भुगत चुके हैं उसको मुजरा कर दिया जाता है। और अगर अभियुक्त बेल पर है तो उसकी बेल हालांकि निरस्त तभी हो गई जब वो कन्विक्शन किया गया, वहीं बेल निरस्त हो जाती है, ठीक है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया जाता है, राइट। और यहां पर आकर ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब क्या बचा आपके पास ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, अब पोस्ट ट्रायल प्रोसेस आता है। उस पोस्ट ट्रायल प्रोसेस में आइए, अब अभियुक्त या अगर एक्विटल हो गया है तो स्टेट और अगर कन्विक्शन हुआ है तो अभियुक्त, ये लोग अपील में जा सकते हैं, ये लोग रिवीजन में जा सकते हैं। क्या करेंगे, अपील एप्लीकेशन और रिवीजन एप्लीकेशन। ये अपील और रिवीजन के जो अपीलिएट कोर्ट होंगे, जो रिवीजनल कोर्ट होंगे, वहां पहुंचेंगे। अपीलिएट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट कौन से होंगे, आइदर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन और द हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अपील का और रिवीजन का, ये 2 न्यायालयों के पास रहता है। ये ज्यूरिसडिक्शन 2 न्यायालय के पास रहता है। किसके पास होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास होगा और हाई कोर्ट के पास होगा। ध्यान रखिए, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ सेशन अपीलिएट कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ सेशन रिविजनल कोर्ट भी है, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट है। हाई कोर्ट कभी कभी ट्रायल कोर्ट हो जाता है, सामान्यतः अपीलिएट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन रेगुलर ट्रायल कोर्ट है, रेगुलर ट्रायल कोर्ट है, अपीलिएट कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, ठीक है ना। आइए, तो इनका अपील होगी या रिवीजन होगा। अपील कब होगी, रिवीजन कब होगा, ये अपील और रिवीजन के पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अपील किस धारा में होती है, शुरुआत कहां से होती है, सेक्शन 373 की 2, 372, ठीक है ना। 372 से ये प्रक्रिया चालू होगी और लगातार कहां तक चली जाएगी, 394। यद्यपि अपील के प्रावधान और भी हैं, सेक्शंस और भी हैं, दूसरे फुटकर सेक्शन भी पड़े हुए हैं अलग अलग ऑर्डर्स के आधार पर अपील, लेकिन बेसिक प्रावधान जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। किसके, अपील के। देन आफ्टर रिवीजन प्रारंभ होता है। रिवीजन 397 से प्रारंभ होता है और 405 तक चला जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 397 से अब बीच में बच गई 2 सेक्शंस,
इनमें रेफरेंस होता है। रेफरेंस की कार्यवाही हमेशा ट्रायल के दौरान होती है, ट्रायल के बाद रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। आइए, इतना हो गया। तो इसके बाद अपील और रिवीजन हो गया। इसके बाद अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट हो गया, रिवीजनल कोर्ट का जजमेंट हो गया, अपीलिएट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट का जजमेंट हो गया। देन आफ्टर कार्यवाही पूरी समाप्त हो गई। अब एग्जीक्यूशन करना होगा, ठीक है, किसका? पनिशमेंट का। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, आप कोई कहेगा सेकंड अपील भी होती है साहब, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाएंगे एंड सो ऑन, राइट। तो वो जो कुछ भी है वो सेकंड अपील का प्रोविजन होगा, रिट ज्यूरिसडिक्शन होगा, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, क्षमादान के लिए जाएंगे, सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस होने लगेगा। मृत्युदंड होगा तो मृत्युदंड के सेंटेंस को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, जब तक कि क्षमादान तक की प्रक्रिया नहीं होती पूरी। और जैसे ही क्षमादान की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस के साथ पूरी जो आपकी जो ट्रायल आप पढ़ रहे थे वो ट्रायल क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रायल पूरा आपका कंप्लीट हो गया। और अब जब ये कंप्लीट हो गया तो क्या सीआरपीसी की जरूरत है? सीआरपीसी क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। जो जिस कार्य के लिए सीआरपीसी आई थी वो कार्य उसने अपना पूरा कर दिया और ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया, राइट। तो एक शॉर्ट समरी में आपने कुछ सेक्शंस, मुझे लगता है कि इस लेक्चर में, 2 दिन के लेक्चर में आपने 15-20 सेक्शन सीआरपीसी के आपकी नज़र में आ गए होंगे, ठीक है ना। इनको अभी हम लोगों को रोज़ पढ़ते रहना है, रोज़ सुनते रहना है, ये फॉरएवर के लिए आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएंगे, ठीक। तो जो प्रक्रिया एफआईआर और कंप्लेंट से शुरू हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था और इन्वेस्टिगेशन के बाद अग्रिम जमानत हुई थी, अग्रिम जमानत के बाद अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद द ओरिजिनल बेल एप्लीकेशन या रेगुलर बेल एप्लीकेशन, देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, देन आफ्टर चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, इंक्वायरी, प्रोसेस इशू, इंक्वायरी, देन आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेम के बाद प्लीड गिल्टी, ठीक है ना, क्वेश्चन ऑफ प्लीड गिल्टी, देन प्रोसिक्यूशन, देन एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, देन डिफेंस, देन कंक्लूजन, देन सेंटेंस के लिए दंडित करना, देन अपील, देन रिवीजन, देन एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने देख ली। इसी प्रक्रिया को हम, ये हमारा जो सीआरपीसी का क्लास होगा उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस आपके साथ करेंगे, इसमें कुछ फंक्शनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक क्लास और जनरल डिस्कशन पर चलेगा, देन आफ्टर हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे और आगे की प्रक्रिया को पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट।